सब जातियों का संख्यानुपात में शासन प्रशासन में भागीदारी दो, इतना भर मेरा कहना था। इतने में पूरे हरियाणा में दहन हो गई। दबाव के आगे घुटने टेक करके लोगों के केस वापस होने लगे। उस वक्त कहीं बीजेपी खड़ी दिखाई नहीं दी। गुंडागर्दी के आगे पूरे लोगों के महल सड़ा दिए, कारोबार सड़ा दिए। एक बार दो बार नहीं, 18 बार रास्ते रोके, मतलब तांडव किया। और यहाँ तक के हाथापाई हुई, मैन हैंडलिंग हुई। यही बात जाटों ने बीच में कही, अरे तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं 100% आरक्षण की बात कर रहा हूँ। आप बताइए, आप 100% में आओ या उससे बाहर हो? ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भी घूम रहा है, भजनलाल का परिवार भी घूम रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो घूम ही रहे हैं। क्या कारण रहे कि भाजपा छोड़ के एक अलग पार्टी बनानी पड़ी? भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जिस प्रकार से मोदी के भाषणों को सुन करके जुड़े थे, वो भाषण ही रह गए। हमारे भाई को मजबूरी में बीजेपी को कि कहीं बैकवर्ड सारा कांग्रेस में ना भाग जाए, तो रातों रात उनको मुख्यमंत्री बनाया। आप कटाक्ष करते हो, पीछे कैथल में भी एक प्रोग्राम हुआ था ब्राह्मणों को, अभी जाटों को आपने। क्या आदमी के 10 सिर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या सूरज को निगला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज लड्डू गोपाल की बाजू टूट गई, हमारे डॉक्टर लड्डू गोपाल की पट्टी करने हैं। अगर कोई कलवा बंद करके पूजा पाठ में लीना भूखा मरे, उसी को मतलब जो है ना चुड़ैले भूतड़ियां, उसी को मतलब जो है जादू टोने के सारे असर उसको है। ना अडानी को जादू टोने का असर है, ना अंबानी को है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। औरंगजेब को क्रूर राजा, 100 जनेऊ और चोटे काटने वाला और फिर रोटी खाता था, उसके खिलाफ लिखना कोई 2-4 ले, उसके तो तलवे चाट रहा। तीसरी चौपाई फिर लिख रहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। अरे महाराज, बहुत भीड़ खड़ी है संतों की। अब 1623 में भी राम जी खड़े आगे, 788 में भी दशरथ जी खड़े हैं, उसके बाद राम है, और 496 में भी है, उससे पहले भी है। जो ना सिर और ना कोई पैर की बात है। जो लोग इंटरव्यू मेरा लेने के लिए आते हैं, 2 लाइना हटा दी, 2 लाइना काट दी। जो बात मैं कह रहा हूं कि पकड़ो मारो, वह तो बात पेश कर दी। मैं कहा ये पकड़ो मारो मत, इसका कोई कसूर नहीं। वो पीछे से मत और कोई कसूर नहीं, वो काट दी और मामला उसको उल्टा कर देते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत आपका हमारे स्टार टॉक्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। आज हम आपको रूबरू कराएंगे राजनीति शख्सियत से, ऐसे नेताओं से जिन्होंने जमीनी स्तर से संघर्ष किया, जिनके विचारों से आप लोगों को रूबरू कराएंगे, उनके अगले विजन से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़े एक ऐसे नेता जिन्होंने सरपंच से लेकर सांसद तक का सफर तय किया। जी, हम बात करें हरियाणा के बेबाक नेता और लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मेरे सांसद आदरणीय राजकुमार सैनी जी की। नेताजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। नेताजी, बहुत से प्रश्न पूछने हैं, लेकिन आपके जीवन की शुरुआत से ही पूछना चाहूंगे, आपका जो बचपना था वो किस संघर्ष से बीता? देखिए भाई साथियों, सभी जानते हैं, यदि आप गूगल खोल करके सिर्फ इतना बोल देंगे कि ना मंत्री बोलने की जरूरत, ना एमपी बोलने की जरूरत, ना कुरुक्षेत्र बोलने की जरूरत, सिर्फ राजकुमार सैनी बोलने की जरूरत है, और पूरा गूगल जो वर्ल्ड का नेटवर्क है वो सिर्फ आपको ये दिखाएगा कि अपने देश को कैसे चलना चाहिए था, और इस देश के नेताओं को जिन्होंने अपनी झोलियां भरने की वजह से इस देश की उस जनमानस को पीछे कहीं छोड़ दिया, जिन लोगों के लिए अपन बचपन से संघर्ष करते आ रहे हैं। साथियों, मेरा गांव छोटी रसौर है, और मैं अपने शुरुआती दौर जब 6 किलोमीटर पढ़ने के लिए पहली कक्षा में जाते थे हमीरपुर,
तो उस वक्त हमारे पिताजी की हैसियत, क्योंकि हम लैंडलेस परिवार में पैदा हुए, जब बेजमीन घर में पैदा हुए, तो हालात आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। उस वक्त की स्थिति में ये बात कहूंगा कि जब हम घर आते थे तो हमें अपने भैंस, गऊ, अपने घर खेत के काम के साथ साथ मजदूरी भी 4 रुपए की बाल मजदूरी मैंने की हुई है। बच्चा होते हुए 4 रुपए की दिहाड़ी उस वक्त मैंने लकड़ी काटने वालों के साथ की हुई है। वो छोटी छोटी सरागियां, जब हम बच्चे थे तो छोटी छोटी सी गठेरियां चुप करके बोरियां भरते थे और 1 रुपया मिलता था, तो 4 बोरी भरने से 4 रुपए दिन में मिलते थे। उस हालात से निकल करके हमें आज एक पूरे देश में इस वंचित, यूं कहूंगा बहुजन समाज, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, जिन लोगों का मैं कहूंगा सर्वनाश, जिन लोगों का नाश हमारे ही कुछ चाटुकार नेताओं ने, बड़ी पार्टियों के उन नेताओं की चमचागिरी करके हम लोगों को पीछे छोड़ दिया है। मैं आज उसी की लड़ाई को लड़ते लड़ते 28 साल, मुझे 1996 से और 97 में मैं इसी भेदभाव के खिलाफ बंसीलाल से लड़ा। उसने पार्टी से निकाल दिए तो हमने बंसीलाल को हटाया और ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनाया। उसने हमारी इंक्वायरियां विजिलेंस में कराई तो हमने उसकी भेदभाव की उसी नीति को 2000 जो JBT टीचर थे, उन 3205 JBT टीचरों के खिलाफ मोर्चा खोला तो वो तिहाड़ जेल देख के आया। बंसीलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला की और चौटाला के बाद भजनलाल की सपोर्ट की, उसने मिला हुआ 2005 में टिकट कटवा दिया। ऐसी परिस्थितियों से जूते जूते साथियों में 2011 में बीजेपी के मोदी के उस विजन के साथ जुड़ा के, जिसमें अब रामराज, पता नहीं कौन सा रामराज आया और अच्छे दिन आए और बेरोजगारों को 2 करोड़ नौकरियां देने का जो लोग लुभावन वायदे थे कि काला धन भी आ जाएगा, चोर मुचक्के सब जेल में चले जाएंगे। 2011 में जब हम साथियों कुरुक्षेत्र से यहाँ जहां आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, यहां से हमें टिकट मिली और सांसद बनने का मौका मिला, लेकिन व्यवस्था की करिश्माई खेल को कौन रोक सकता है। अभी 8 महीने ही हुए थे और इस प्रदेश के अंदर जो ताकतवर सत्ताधारी लोग थे, जो सत्ताधारी लोगों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। खट्टर, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री कैसे बन गया और हम बैकवर्डों का आरक्षण हमें भी चाहिए। तब मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि अगर आरक्षण जाट समाज को भी चाहिए, मैं मानता हूं कि वो बैकवर्ड समाज में ना ब्राह्मण में, ना बड़िये में, ना ठाकुर में आते हैं, बैकवर्ड में ही आते हैं। लेकिन मैंने उस दिन ये नहीं कहा कि इनको बैकवर्ड का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा था कि जो लोग 50 साल से प्रदेश में राज कर रहे हैं, अगर उनको भी आरक्षण चाहिए तो जातिगत जनगणना करके इस देश की सभी जातियों को, देश जातियों में बंटा पड़ा है, देश की सभी जातियों को संख्या अनुपात में जातिगत जनगणना करके शासन प्रशासन में भागीदारी देना उचित है। इनको भी 2 ब्राह्मण बनिए, ठाकुर जो लोग और 2-3 कौमें पीछे रहेंगी उनको भी शामिल करो, जातिगत जनगणना करो और सब जातियों को संख्या अनुपात में शासन प्रशासन में भागीदारी दो। इतना भर मेरा कहना था, इतने में पूरे हरियाणा में दहन हो गया। आज आप लोग आए हैं, मैं अगर अपने पिछले दिनों की आपके साथ समस्याएं शेयर करूं तो साथियों आप उस बात को सोच करके दंग रहेंगे कि रात भर हमारे पास ट्यूबवेल लगाने के भी पैसे नहीं थे, जबकि हमारे गांव में 20 फुट डेप्थ में, मतलब सिर्फ 20 फुट के नीचे पानी निकल जाता था और 20 फुट का एक पाइप खरीदने के जब पैसे नहीं थे, वो भी कबाड़ी की दुकान से खरीद करके एक बोर लगा के
तब अपनी जीवनचर्या स्टार्ट की और बटाई की खेती से आपको मालूम है कि क्या मिलता है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि गांव के अंदर संघर्ष करते करते हमें सरप्लस की जमीनें अलाट हुई और उन जमीनों पर 15 साल बैलों का हल जोता। जब पिताजी की रोटी लेकर के जाया करता था तब हमें ऐसी परिस्थितियों के साथ जूझना पड़ता था कि वो अस्थमा के पेशेंट थे और जब इतना खाना खाते थे तो मैं 7 साल का बैलों का हल जोतता था और लगभग 1-1, 1.5 कनाल जमीन जोत देता था। ऐसी स्टेज हमारे साथ बीती के जब अपन 26-27 साल के हुए तो पिताजी की डेथ हो गई। लेकिन वो दिन भी मैंने देख रखा अपने पिताजी के होते हुए कि फागुन के महीने में, जिसको हम फरवरी बोलते हैं, मार्च बोलते हैं, फरवरी मार्च के महीने में अक्सर घास और अनाज खत्म हो जाता था। कच्ची कणक काट करके उस कणक का भून करके सत्तू बना करके 5 दिन तक वो ही खा रखा है। ये स्थिति, इससे ज्यादा बदतर स्थिति शायद किसी को देखने को ना मिले। लेकिन आज हमें ये बहुत संतोष है इस बात का कि आज हमारी इंडस्ट्री के साथ और हमारी पॉलिटिक्स के साथ हजारों लोग जुड़े हुए हैं। ये विषय जो है ना, गांव की पंचायत से स्टार्ट होता है। गांव बड़ी सौर का मैं सरपंच रहा, वहां से मैंने नारायणगढ़ ब्लॉक समिति का सदस्य बना और उसके पश्चात मैं ट्रक यूनियन नारायणगढ़ का प्रधान बना, भट्टा एसोसिएशन का प्रधान बना जिला अम्बाड़ा में। और ऐसे ही चलते चलते जो मुझे आप तक पहुंचने का मौका मिला तो फिर मैंने एक भट्टा लगाया और भट्टे के ऊपर जिन सरपंचों को कोई ईंट उधार ना दे उन सरपंचों को मैं ईंटें उधार भी दे देता था और पैसे भी मेरे किसी ने रखे नहीं। लेकिन सरपंचों से दोस्ती होते होते 1996 में बंसीलाल ने नई पार्टी बनाई और उस पार्टी में मैंने टिकट लिया। 7 जिलों में हम 2 ही आदमी, एक जगाधरी से सुभाष चौधरी और एक मैं नारायणगढ़ से, बाकी 7 जिलों में और कोई बंसीलाल का विधायक इधर नहीं था। लेकिन वही तानाशाही रवैया कि हमारे लोगों का हिस्सा वो लोग अपने लोगों में बांटने का जो कुवायद है उससे दुखी होकर के हमने प्रतिरोध करना शुरू किया। उस प्रतिरोध का हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। बंसीलाल ने निकाले तो फिर दोबारा वो भी मेजोरिटी सीख करने की हिम्मत नहीं जुटा सका और हम कई आदमी थे, हमने बंसीलाल को हटा दिया और चौटाला बना दिया। व्यवस्था में साथियों जैसे चलते चलते अपने घर परिस्थिति को आगे धकेलने के लिए, आगे मूव करने के लिए, साथ साथ में जैसे धंधे को भी अपने को संभाला और गांव की पंचायत से एमएलए तक का सफर भी हुआ। लेकिन 2005 में जब आरक्षण की आग आईआईएम और आईआईटी में कुछ डॉक्टरों ने तूफान उठा दिया कि शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को नहीं मिलनी चाहिए, जिसका मैंने 1 महीने तक 2006 में 1 महीने तक मैंने जंतर मंत्र पे धरना लगा के रखा। और उस वक्त मैंने साबू ग्रुप की लगभग 4-5 कंपनियां बंद पड़ी थी जो सिक यूनिट थे, उनको बैंक के कर्जे में मैंने अपने नाम लिया। बैंक का कर्जा मैंने अपने नाम लिया, अपनी जमीन गिरवी रखी और जो बैंक के कर्जे के मुताबिक मैंने उन इकाइयों को अच्छे से चलाया। आप मान सकते हैं कि उससे बिफोर जब मैं भट्टा चलाता था इतना स्लम्प था यहाँ पर, पूरा पंजाब का जब यहाँ आ गए थे उग्रवाद की वजह से,
तो हम डेली मोटरसाइकिल से शिमला रोजाना जाना, रोजाना वापस आना, 175 किलोमीटर मेरे घर से पड़ता था। 175 किलोमीटर मोटरसाइकिल से डेली जाना और डेली वापस आना, पैसे ऑर्डर लेने, पैसे इकट्ठे करने, और तब जाकर के अपने भट्ठे को भी संभाला। उस भट्ठे से मैंने एमएलए-शिप भी करी, उसी भट्ठे से मैंने फैक्ट्रियां भी खरीदी, और उसी भट्ठे से मैं आज कह सकता हूं कि इस सफर में मुझे आप तक दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मोदी जी, आपने बहुत सवालों के जवाब अपने आप दे दिए। मेरा सवाल है कि क्या कारण रहे कि भाजपा छोड़ के एक अलग पार्टी बनानी पड़ी? देखिए, बहुत सारे लोग, जिन लोगों को यही पता नहीं कि राजनीति का आचरण क्या है। वैसे तो दुनिया जब से बसी होगी, राजनीति उसे कहते हैं कि दूसरे के ऊपर हुकूमत, दूसरे के हक और अधिकारों को मतलब जो है न कंट्रोल करके और अपनी विरासत, अपनी हुकूमत कायम करना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जिस प्रकार से मोदी के भाषणों को सुन करके जुड़े थे, वो भाषण ही रह गए। ना कहीं काला धन आया, ना ही कहीं बेरोजगारी लोगों की कोई नौकरियां लगी, गैस सिलेंडर की कहीं कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। और यहां तक कि मैं कह सकता हूं कि जो एपिसोड थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे और 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, ये सब वायदे रहे। लेकिन चलिए, इससे भी हमारा कोई ज्यादा मतलब तकलीफ नहीं थी, सबके साथ था। लेकिन जब न्याय व्यवस्था में जाट आरक्षण के समय, जिसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूं, उस वक्त कहीं बीजेपी खड़ी दिखाई नहीं दी। गुंडागर्दी के आगे पूरे लोगों के महल सड़ा दिए, कारोबार सड़ा दिए। लगभग 17 लोग हलाक हो गए। और जब अंततः तांडव पूरे प्रदेश में हो गया, तब कहीं जाके मिलिट्री ने थोड़ा बहुत एक्शन लिया। लेकिन 3-4 दिन तो ऐसा था हरियाणा के अंदर कि शायद सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जजों तक लोग बेडों के बीच में छुप करके अपनी जान बचाई। ऐसी हालात जब हुई, तो उस दिन मैंने ये बात कही थी कि जब लोग कह रहे थे कि हम दिल्ली का दूध और पानी बंद कर देंगे, तब मैंने कहा था कि हम बैकवर्ड के लोग हैं, सब्जी उगाना, दूध पैदा करना, यही हमारा धंधा है, हम जमुना के रास्ते भेज देंगे। उस बात से किन लोगों ने हमारे साथ 18 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 18 बार रास्ते रोके, मतलब तांडव किया, और यहां तक के हाथापाई हुई, मैन हैंडलिंग हुई। ऐसी स्थितियों में मुझे अपनी गाड़ी बुलेट प्रूफ करानी पड़ी। और जो ये बस आप बाहर खड़ी देख रहे हैं, ये बस बनवानी पड़ी बाहर जाने के लिए कि 10 आदमी साथ लेके चला करूंगा। लो भाई, कहाँ रोकेंगे, कहाँ क्या करोगे, कर लो जो करना है। उस स्थिति में मैंने ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों को आखिर पीड़ा क्या थी। जब मैं 100% आरक्षण की बात कर रहा हूं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, तो वो क्या मतलब जो है ना सुनना चाहते थे। मनसूबा ये था कि बीजेपी की सरकार में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री क्यों बन गया और हमारी सत्ता क्यों चली गई, ये कौन है सत्ता में, इसको तो जहां पाकिस्तान से आया वहीं भेज देंगे। इस प्रकार के जब लोग बात करते थे, तो हमें सरकार नहीं खड़ी दिखाई नहीं दी। तो पहला 24 मार्च को हमने पहला धरना जंतर मंतर पे दिया आरक्षण के संबंध में कि जातिगत जनगणना हो। आज कह रहे हैं ना दोनों, राहुल गांधी, कांग्रेस भी कह रही है, और अब मोदी ने भी कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तब मैंने सवाल उठाया था कि जातिगत जनगणना हो, और ये 5 मुद्दे, जातिगत जनगणना हो, संख्या के अनुपात में लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी मिले, और किसान जो 700 शहीद हुए उनके लिए मैंने कहा कि जो मनरेगा स्कीम है, ये लोगों को बेले बिठा करके नहरों के किनारे अफसर और ठेकेदार बचौलिए इस पैसे को लूट रहे हैं। किसान को इन्हीं मजदूरों की वजह से 2-2 गुने रेट में मजदूर ढूंढना पड़ रहा है। ये मजदूर
किसान के साथ जोड़ दिए जाएं, आधा पैसा सरकार दे दे उनकी लेबर का और आधा किसान दे देगा, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खड़े होने के काबिल भी बन जाएंगे। और हमारे तो किसान और मनरेगा दोनों का जॉइंट प्रोग्राम बने। और एक जो बड़ी बात थी कि इस देश में जो बेरोजगार युवा है उसे नौकरी मिलने तक 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, जिसने BA MA कर लिया और जिसके पास लैंडलेस है या मतलब जो छोटी काश्तकारी है, उन लोगों को सपोर्ट दी जाए जैसे दूसरे देशों में भी दी जाती है। ये बहुत सारी बातें थी, लेकिन न जाने क्यों इतनी हाथापाई हमारे साथ हुई। आज उसी हाथापाई का खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं। लोग अब बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है। ओम प्रकाश चौटाला का परिवार भी घूम रहा है, भजनलाल का परिवार भी घूम रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो घूम ही रहे हैं। लेकिन ये है कि बस सत्ता करें तो हम ही करें, बाकी लोगों को सत्ता आती नहीं। इस भेदभाव के जरिए जब हमने बिगुल बजाया, बीजेपी के खिलाफ भी हमने बिगुल मोर्चा खोल दिया कि जब आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर ही नहीं रहे तो फिर हमें आपके साथ रहने का मतलब क्या है। तो हम प्योरली बैकवर्ड आंदोलन के अंदर हमने लोगों के हिस्से और हकदारी की बात करी। वो हिस्सा और हकदारी ये मैं आपके सामने वो RTI के आंकड़े ले रहा हूं। ये हरियाणा का गजट नोटिफिकेशन है मित्रों। हरियाणा गजट नोटिफिकेशन में अभी तक हरियाणा, वैसे पूरे देश की पोजीशन है मतलब यहाँ 10.23 मतलब 10.25% भी अभी हिस्सेदारी बैकवर्ड क्लास की नहीं है। शासन प्रशासन में अगर क्लास 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे तो 10% भी हिस्सेदारी नहीं है। शेड्यूल कास्ट की 15%, 13% है, माइनॉरिटी की 2% है और SC ST की 13% है और बैकवर्ड की 10% है। अब 85% लोग, हिस्सा है 25%। 85% लोग 25% में निहित हैं, मतलब बंधुआ हैं और 15% लोग 75% अपने से 5 गुना, अपने से 5 गुना शासन प्रशासन में, टिकटों में, नौकरी में, ठेके में, कारोबारों में वो अपने से 5 गुना ले रहे। और बैकवर्ड जो 85% लोग हैं इनको अभी सिर्फ 25% मिला अपने से, मतलब चौथा हिस्सा, 5वां हिस्सा। तो इस बात को लेकर के हमने बार बार ये आंकड़े लोगों के सामने रखे। ये एक बार एक खुलासा हुआ, ये देखना 69,000 कर्मचारियों ने जातियों ही छिपा ली अपनी। अच्छा, 69,000 कर्मचारियों ने जाति छुपा ली। जब हमारे हाई कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये तो बताओ किस जात की कितनी नौकरी है। हरियाणा के अंदर जो ये नौकरी थी इसमें मतलब 69,000 लोगों ने जात छुपा ली और इसमें 67,000 लोगों ने अपनी जात बताई। तो ऐसे हालात देखने से हमें ये लगा कि हमारे देश में शासन करने वाले, चाहे वो भजनलाल रहा और चाहे वो चौटाला परिवार रहा, और मैं मौजूदा की तो क्या बात कहूं, अभी तक उनके पास तो ऊपर से शायद प्रेशर इतना है कि भाई जो भी करेंगे हम दिल्ली वाले करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के पास ना ही चीफ सेक्रेटरी अपना है, ना ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना है, ना ही कोई एक आध को छोड़ करके ना ही कोई OSD अपना है, ना ही राजनीतिक एडवाइजर अपना है, ना DGP अपना है। तो आखिर एक टीम काम करती है, मुख्यमंत्री सारे काम तो नहीं करता। बिल्कुल, काम को तो टीम देखती है। और टीम उनकी जिनकी लगाई हुई है वो उनके कहने को देख रहे हैं, वो हमारे कहने को तो देख ही नहीं रहे। पर फिर भी देर आए सबेर आए कि जैसे ही बीजेपी के विरोध में हमने पूरे प्रदेश के अंदर मतलब
मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश में देश में विरोध का बिगुल बजाया और 22 के 22 जिलों में धरने प्रदर्शन किए और 104 पार्टियों का लोकसभा में इकट्ठा करके हमने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के उसमें नेतृत्व में अपना समर्थन दे करके एक प्रेस वार्ता की। उससे अगले ही दिन हमारे भाई को मजबूरी में बीजेपी को कि कहीं बैकवर्ड सारा कांग्रेस में ना भाग जाए, तो नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी जब सामने बीजेपी के आड़े आई तो रातों रात उनको मुख्यमंत्री बनाया। और 1 साल पहले जब हम धरने प्रदर्शन कर रहे थे तब इसको अध्यक्ष बनाया था। और मैं जिन में यह बात कह के भी आया था, मैं कहा अभी तो अध्यक्ष बनाया है, जुम्मा जुम्मा चलते जाएं, इनको मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी सुबगियां आती रहेंगी कि भाई अगर अब भी बैकवर्ड हमारे साथ नहीं जुड़ा तो फिर मुश्किल। लेकिन बैकवर्ड साथियों तभी साथ में रह पाएगा अगर बैकवर्ड की ये हिस्सेदारी हमारे मुख्यमंत्री को बराबर करने देंगे। हमें किसी का हिस्सा नहीं चाहिए। हम 60% लोग हैं, 27% भी अभी मुख्यमंत्री जी के घर के ऊपर कबीर संत कुटिया के अंदर कोई प्रोग्राम हुआ है जिसको मैं देख रहा था, मैंने पूरा वो सुना है, जिसमें जांगड़ा साहब ने भी, रामचंद्र जांगड़ा ने भी और अपने वो बरवाला से विधायक है गंगवा साहब ने भी, रणबीर गंगवा ने भी, सभी ने कहा कि भाई ये 10 और 5 जो ब्यूरोक्रेट क्लास 1 और क्लास 2 के अफसरों में जो 10 और 5 है, ये तो कम से कम 27 तो करो। जब पूरे देश में 27 है, सारी कैटेगरी में 27% है। लेकिन पता नहीं क्या दबाव था, मुख्यमंत्री जी उस और टाल गए, बस मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन वो टाल मटोड़ जो है ऊपर के दबाव की वजह से है। क्या कारण है ये तो अभी हम उस बात का खुलासा इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जहां उसकी घरवाली तक ने भी कहा कि इसकी घोषणा आज हो जानी चाहिए 27% की, भाई 60 की जब होगी 60 की होगी। लेकिन जो संवैधानिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 का रखा उसमें तो मेरे ख्याल कोई हिचानी नहीं चाहिए थी। लेकिन आप आए हैं, मैं आप सब साथियों का इतना ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा जनता के लिए। आज इस देश के अंदर किसान सुबह से लेकर शाम तक, उसके छोटे छोटे बच्चे, घरवाली, परिवार के बूढ़े बुजुर्ग सब दिन और रात काम करते हैं। बिल्कुल। अगर आप खाली किसान हैं तो आप अपने बच्चे को पढ़ा के दिखा दो, अपना मकान बढ़ा के दिखा दो, नहीं बनते। जो 24 में से 20 या 18 घंटे काम करने वाली जमात है, जब उसके देश के हालात ये हैं, इस देश को गरीब रख करके, इस देश को लाचार रख करके, शिक्षा से दूर रख करके, मानसिक रोगी, अंधविश्वास और पाखंड में धकेल करके अगर हम रखेंगे तो लंबी देर तक राज कर सकेंगे। इस नीति के साथ बीजेपी चल रही है, जिसको मैं सीधे शब्दों में कह सकता हूं कि चर्चिल ने एक बार, चर्चिल से लोगों ने पूछा कि लंबी देर तक कैसे शासन किया जा सकता है, तो चर्चिल ने कहा कि भाई सब लोगों को गरीब बनाए और पूरे देश में 10 या 5 आदमी इतने अमीर बना दिए जाएं कि चुनाव के समय उनसे पैसा लेकर के इन लोगों को जिंदा रखा जाए और ये हमारे हाथों की तरफ देखते रहें और विद्रोह करने की इनमें शक्ति न रहे और ये इतने लाचार हो जाएं कि हमारे बिना, हमारी भीख के बिना जिंदा तक ना रह सकें। आज वही 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो दाने तक पहुंच चुके हैं, तो ये उसी बात का डेमोन्स्ट्रेशन है जो चर्चिल ने एक मुर्गा लेकर के उसका एक्सपेरिमेंट, उसका डेमो दिखाया था। पहले मुर्गे के पंख एक एक करके उखाड़ने लगा तो मुर्गा बहुत फड़फड़ाया।
जैसे ही उसके सारे पंख उखाड़ दिए तो मुर्गे को जमीन पे छोड़ दिया और उसके आगे 4 दाने डाल दिए। मुर्गा 4 दाने उसके आगे डाल ले तो 4 दाने आगे को जाकर डाल दिए, 4 दाने आगे को जाकर डाल दिए। मुर्गा दाने खाता खाता उसके पीछे पीछे चलता रहा और वो भूल गया कि इसने मेरे पंख उखाड़े हैं। यही जनता के अडानी अंबानी का जो गेम है इस देश में, वो जो 10-15 मल्टी मिलियनेयर साहूकार पैदा करने हैं, ये वही गेम है कि उन्हीं से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के पैसे लेके, उन्हीं से चुनाव के पैसे लेकर के, उन्हीं से लोगों को उनके दिहाड़ीदार बना करके सारे सिस्टम का प्राइवेटाइजेशन करके, उन्हीं को एयरपोर्ट और रेलवे और इंडस्ट्रियां बेच करके, भेल पेल सब कुछ को, और ये लोग अब साहूकार के नीचे दिहाड़ी करें और दिहाड़ी करते हुए उफ तक ना करें, सिर्फ अपने पेट पालने तक ही इनकी सोच रहनी चाहिए। ये आज के इस वातावरण का माहौल बन चुका है। कसर ना कांग्रेस ने छोड़ी और कसर ना आज बीजेपी छोड़ रही है। मैं मित्रों 55-50 साल कांग्रेस का भी इसमें इंक्लूड करूंगा, और जो अब 12-11 साल हो गए और 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी अगर जोड़ेंगे तो 17-18 साल बीजेपी का भी राज हो लिया। 2.5-3 साल मोरारजी देसाई कर गए और उसी की सपोर्ट में जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल करके 5.5 साल, और हालात ये है कि 11-11.5 साल अब हो गए। इन 20 वर्षों का इतिहास इनका भी। हम कहाँ हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी कहाँ है? लेकिन मैं ऊपर शासनकर्ताओं को दोष ना दे करके इन लोगों को दोष देना चाहूंगा, जो ये लोग पढ़ने लिखने के बाद, आज शिक्षाविद होने के बाद भी, आज लड्डू गोपाल की बाजू टूट गई। हमारे डॉक्टर PGI से, हमारे डॉक्टर मतलब जो है ना आगरा के अंदर वो बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल से लड्डू गोपाल की पट्टी करने हैं। जिस देश में सरस्वती, लक्ष्मी, ज्ञान की देवी, लक्ष्मी की देवी और दुर्गा जो शक्ति है, वो सारी शक्तियां हमारे देश में हैं। आज 2 पावर ब्लॉक विश्व बना पड़ा है, एक पास से रसिया है, दूसरे पास से अमेरिका है। जो पैसा हमारे बच्चे कमाने के लिए जा रहे हैं विदेशों में, वहां कोई देवी पूजन करने के लिए नहीं जा रहे। बिल्कुल, ये सब के सब अपना पेट पालने के लिए यहाँ के से लाचार लोग जा रहे हैं। वहां के दिहाड़ीदार को भी यहाँ के IAS से ज्यादा तनख्वाह मिल जाती है, और कोई सरस्वती, लक्ष्मी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस में नहीं है। आज जापान 100% बुद्धिस्ट कंट्री है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जाके बाहर विदेश में बोलता है, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, दुनिया ने लोगों को युद्ध दिए हैं, हमने बुद्ध दिए हैं। बुद्ध का मतलब बुद्धि, ज्ञान। लेकिन यहाँ बुद्धि भ्रष्ट करने के ऊपर लगे हुए हैं कि भाई आप मतलब जो है ना धार्मिक बने रहो। हिंदू मुसलमान का नफरत का बाजार गर्म है यहाँ। मतलब जो है ना अगर कोई कलवा बंद करके पूजा पाठ में लीना भूखा मरे, उसी को मतलब जो है ना चुड़ैले, भूतड़ियां, उसी को मतलब जो है जादू टोने के सारे असर उसको है। ना अडानी को जादू टोने का असर है, ना अंबानी को है। ये सारे जितने भी तपिश हैं, सारे जितने भी डर हैं, सारे जितने भी अंधविश्वास और पाखंडा है, सब गरीब जनता के नाम पर है। जब हम 85वीं सदी लोग थे, वोट से राज बढ़ता है मित्रों, तो ये दोष उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने आपको गुमराह कर रखा है। ये दोष आपका है। आपको अपने अंदर झांक करके शासन और प्रशासन की तरफ बढ़ना चाहिए था। आप किसी से हिस्सा मांगने से लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा। हिस्से के लिए लड़ना पड़ेगा। नेताजी सत्ता में आने के लिए सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन आप कटाक्ष करते हो। पीछे कैथल में भी एक प्रोग्राम हुआ था, ब्राह्मणों को, अभी जाटों को आपने कटाक्ष किया था, OBC। लेकिन क्या ये नहीं रहता कि उनकी वोट कटेंगी या कुछ होगा? नहीं तो मैंने कभी जाटों पर कटाक्ष किया, ना ही कभी मैंने ब्राह्मणों पे कटाक्ष किया, और ना ही मैंने कभी राजपूतों पे कटाक्ष किया। कटाक्ष में
सिर्फ तानाशाही और भेदभाव के खिलाफ करता हूं, अंधविश्वास के खिलाफ करता हूं। अगर अंधविश्वास के खिलाफ बोलना, क्या मैल से बच्चे बन सकते हैं? बिल्कुल भी। क्या आदमी के 10 सिर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या सूरज को निगला जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 100 दोनों में 100 दुर्योधन पैदा, 100 दोनों में द्रोणाचार्य पैदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मछली के पेट से आदमी श्रृंगी ऋषि पैदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हो सकते। मछली के पेट से श्रृंगी ऋषि पैदा, भिंडरक ऋषि पैदा हुआ। भिंडरक ऋषि पूजा करता करता एक हिरणी पे उसका दिल आ गया, उसने उसके साथ संभोग करके उसके एक सींग वाला श्रृंगी ऋषि पैदा हुआ, जिसकी खीर खाने से बिल्कुल मतलब दशरथ का परिवार पैदा हुआ, 3 रानियां गर्भवती हुई। जब इस देश को इस ढंग से चलाया जा रहा कि जीरो का आविष्कार किसने किया? बोले आर्यभट्ट ने। कब? 496 ईस्वी में। अब उससे पहले फिर वो जीरो, जो 100 सिर गिनने वाली और 10 सिर गिनने वाली, वो जीरो किसने बनाई? बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कि ये जो 4 धाम यात्रा, जो मतलब 4 धाम यात्रा स्टार्ट हुई, ये किसने बनाई? 712 ईस्वी में मीर कासिम ने, पानीपत के लोग अनुष्ठान करते रहे और मीर कासिम ने जाकर के दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करके पूरी दिल्ली कब्जा ली और लोग यहां मूर्त निकल बांधे रहे। सही बात है। देखिए कितनी विडंबना है। जब दिल्ली के ऊपर कब्जा हुआ तो जितने पाखंडी लोग थे सब जाके पहाड़ों में, कोई अमरनाथ छुप गया, कोई बद्रीनाथ छुप गया, केदारनाथ जंगलों में, और कोई जाकर समुद्र के किनारे छुप गया। अब रोटी चाहिए थी। कुछ दिनों में उन्होंने वहां आश्रम बनाए, अपने आश्रम बनाकर वहीं लोगों ने अपना पाखंड स्टार्ट किया। 4 धाम यात्रा 788 ईस्वी में स्टार्ट हो गई। अब वो 4 धाम यात्रा स्टार्ट हुई 788 ईस्वी में। उस वक्त वाल्मीकि जो ब्राह्मण था, उसने वो रामायण जो लिख रखी थी, उसी में वो लिखा हुआ था सब कुछ भी, मतलब 4 धाम यात्रा चली। 4 धाम यात्रा के ऊपर सबसे पहले गया श्रवण अपने अंधे माँ बाप ने लेकर। जब अंधे माँ बाप ने लेकर गया, रास्ते में प्यास लगी और नदी में पानी लेने गया। जब घड़े को जैसे ही पानी में डुबोया, उसे आवाज आई तो दशरथ बताते हैं शब्द भेदी बाण चलाता था। तो 788 ईस्वी में दशरथ होगा तो उसने शब्द भेदी, जब 4 धाम नहीं थे तो यात्रा नहीं होगी। 4 धाम बढ़ने के बाद जब यात्रा स्टार्ट हुई तो श्रवण गया। 788 ईस्वी में तो दशरथ था। 400 उससे पहले भी सर गिनने के मामले थे। अब 788 ईस्वी में उसका श्रवण का जो तीर मारा तो वो मर गया, उसने श्राप दिया। तो राम तो उसके बाद पैदा हुआ, तो फिर जंगला में गया। अब आ जाते हैं तुलसीदास दुबे। उसकी मृत्यु हुई 1623 में। बिल्कुल। तब अंग्रेजों में, जब इंडिया में राज, भारत में राज था औरंगजेब का। औरंगजेब का जब राज था तो तुलसीदास दुबे ने रामायण लिखी, जिसमें लिख रखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कि जैसे ढोल को पीट के काम लिया जा सका, उसी प्रकार से गुआर को, शूद्र को, पशु को और नारी को पीट के काम लिया जा सका। अरे भैया भले मानस, जिसको मुगलों के राजा औरंगजेब को क्रूर राजा, 100 जने और चोटे काटने वाला और फिर रोटी खाता था, उसके खिलाफ लिखना कोई 2-4 लाइन, उसके तो तलवे चाट रहा और इन गरीबों के खिलाफ ये बात लिख रहा है। जबकि ये एक पारंपरिक संधि थी कि तुम हमारे अंधविश्वास में दखलंदाजी नहीं करेंगे, हम आपके राज में दखलंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि टोडरमल, तानसेन, मान सिंह, बीरबल ये सब उच्च कोटि के मतलब जातियों के लोग थे। तो वहां मतलब जो है ना कुछ बोल नहीं रहे। उल्टा एक चौपाई लिख रखा, पूजिए विपर सकल गुणहीन मत पूजिए शुद्र सकल गुण प्रवीण। के सकल और गुणों से कितना परिपूर्ण शुद्र हो वो पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण हर हाल में पूजनीय है। क्यों भाई? ज्ञान की पूजा है या चाम की पूजा है?
ज्ञान की। तीसरी चौपाई फिर लिख रहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। अरे महाराज, बहुत भीड़ खड़ी है संतों की, और तुलसीदास दुबे जी चित्रकूट के घाट पे सिल पत्थर के ऊपर चंदन रगड़ रहे हैं, जिसका तिलक करने के लिए राम जी मौजूद हैं। अब 1623 में भी राम जी खड़े आगे, 788 में भी दशरथ जी खड़े हैं, उसके बाद राम है, और 496 में भी है, उससे पहले भी है। जो ना सिर और ना कोई पैर की बात है। इस देश का विनाश अंधविश्वास और पाखंड की वजह से हुआ है। मेरा ये मानना है कि इस देश में टेक्नोलॉजी से लोगों को हटा करके लोगों ने बैठ करके खाने के लिए इनको मनोरोगी बना दिया और अपना धंधा चला लिया। आज अगर हम ये बात करें कि झूठ बोलने वाले, जो पाखंड रचने वाले, मैं उन पंडे पुजारियों के मतलब जो है ना अंधविश्वास पे चोट करता हूं, ना कि उनको व्यक्तिगत। जो ब्राह्मण कोई नौकरी कर रहा है, जो कोई खेती बाड़ी कर रहा है, जो कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई उद्योग धंधा कर रहा है, मेरे तो घर में भी ब्राह्मण मतलब जो नल्लांगरी लग रहा। मैं ये बात कहूं कि मैं उस ब्राह्मण के खिलाफ थोड़ा ना हूं जो आदमी दुनिया को काम करके मतलब जो आगे बढ़ा रहा। मैं यही बात जाटों ने बीच में कही, अरे तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं 100% आरक्षण की बात कर रहा हूं, आप बताइए आप 100% में आओ या उससे बाहर हो? 100% में ही है। अब यही बात एक बार ठाकुरों ने बीच में बोला, हमारे खिलाफ बोलिया। मैंने कहा भाई, मैंने तो ये कहा कि तुमने एक आदमी ने ये बात बीच में उठा दी कि ये हमारे पैरों पर गिर के भीख मांगने वाले लोग, ये फुल्ले अम्बेडकर वादी लोग कहाँ थे जब जंग आजादी चल रही थी? तब मैंने इतना भर कह दिया कि भाई, आपको अपने का पता होगा, लेकिन हमें अपने का पता है कि राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज, ये सारे बैकवर्ड थे। धन सिंह कोतवाल, जिसने सारे जितने भी कैदी थे वो सारे छोड़ दिए थे मेरठ वाले गुज्जर ने। राजा नाहर सिंह, उसका गुलाब सिंह सैनी, राव तुलाराम ने आजादी के जितने, सुभाष चंद्र बोस जितने आजादी के मतवाले थे, वो सारे के सारे बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट से थे। बिल्कुल। बाकी कोई हमें टॉर्चर करे कि हम जंगे आजादी में नहीं थे, जंगे आजादी में साथ ना देने वाले लोग तो अपने नागपुर मुख्यालय के ऊपर झंडा तक नहीं लगने दे रहे थे, तिरंगा झंडा। और वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहां से मतलब जो है ना इनके बदौलत निकले। लेकिन हालात ये हुए कि अंग्रेजों के आना इन बैकवर्डों के लिए कुछ ना कुछ असर छोड़ गया कि जिन लोगों को 1919 में जज बनने तक की पाबंदी थी कि भाई ये लोग मतलब न्याय नहीं करते और जाति देख करके बात करते हैं, तो उन लोगों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने लगा रखा था। ये तो अब जाके सारी जुडिशरी 600 जज हैं, 25 हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है। बैकवर्ड का 1-2 को छोड़ करके 600 जजों में कोई जज नहीं, 1-2 को छोड़ के हमारे देश के अंदर 600 जजों में 27% होने के साथ साथ कम से कम चौथा हिस्सा 150 तो होने चाहिए थे। बिल्कुल। लेकिन हमारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के 14 जज हैं, 2 मुसलमान हैं, 18 जज सारे हैं, अभी तक 3% हैं, बाकी अपर कास्टों से हैं सब के सब। ये भाई भतीजावाद शासन में चल रहा, प्रशासन में चल रहा, जुडिशरी में चल रहा, मीडिया में चल रहा। आज मुझे खुशी है कि 1-2 गुज्जर भाई यहाँ मेरे सामने इंटरव्यू मेरा ले रहे हैं, एक इधर सैनी भाई बैठा है, और ये लोग भी कम से कम अपनी छतरियां उठा करके इस फील्ड में निकले हैं, कम से कम इस समाज को आईना दिखाने के लिए। साथियों, मैं आपके सामने जो बात कर रहा हूं आप हूबहू उसे को वही दिखाएंगे, अन्यथा लोग बात मैं कुछ कहता हूं उसे काट पीट करके, जो लोग इंटरव्यू मेरा लेने के लिए आते हैं 2 लाइना हटा दी, 2 लाइना काट दी। जो बात मैं कह रहा हूं कि पकड़ो मारो, वह तो बात पेश कर दी। मैं कहा ये पकड़ो मारो मत, इसका कोई कसूर नहीं, वो पीछे से मत और कोई कसूर नहीं, वो काट दी और मामला उसको उल्टा कर देते हैं।
तो इन सब बातों के लिए मैं आज, आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू का भी एक शेड्यूल है, तो जितना लोग देख सकें उतना देखें। मित्रों, इस देश के अंधविश्वास से ऊपर उठ करके इस देश के निर्माण में फूले अम्बेडकर ने दुनिया को समझाया कि आप मानसिक रोगी मत बने, स्कूल में जाएं। आप कावड़ ढोने से आपका कल्याण नहीं होगा, आपके बच्चों का कल्याण नहीं होगा, आपका कल्याण होगा। आप घर गृहस्थी को संभालने के लिए, अपने धंधे के लिए काम करें, आप अपने स्कूल में बच्चों को अच्छी सी शिक्षा दिलाएं और देश में इंसाफ के लिए लड़ें। बिल्कुल। एक लास्ट प्रश्न है जी सैनी साहब, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आए तो क्या बदलाव होगा, और सत्ता में आने के लिए क्या रणनीति है पार्टी की? हमने इस लोक मोर्चा के तहत जो अभी मूवमेंट स्टार्ट की है, इसमें सीधा सीधा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, पहला पॉइंट। और जातिगत जनगणना के साथ साथ जातिगत जनसंख्या अनुपात में ही, संख्या के अनुपात में विभिन्न जातियों के लोग ऐसे हैं जिनको कभी एक टिकट मुयस्सर नहीं हुआ, संख्या अनुपात में ही शासन उसमें भागीदारी देंगे टिकटों में, ताकि लोग विधानसभा में और लोकसभा में जाकर के अपनी हिस्सेदारी के लिए अपने विचार रख सकें। तीसरी बात है, इसी विभिन्न जातियों को जो संख्या का अनुपात है उसी अनुपात में क्लास 1, 2, 3, 4 में सब जगह उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। जब सबकी हिस्सेदारी अपने आप कलम से स्टार्ट होएगी तो लोग भेदभाव को उसी दिन रोक लेंगे। और जो अभी तक ये है कि सुटेबल कैंडिडेट नहीं, लाइन लिख दी जाती है, एक जब भी इंटरव्यू होता है, एप्लीकेंट इज नॉट अवेलेबल, दोज आर अवेलेबल, दे आर नॉट एप्लीकेबल, कि बस ये है कि वो सफिशिएंट नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है, और वो सुटेबल ना होने की वजह से पोस्ट खाली छोड़ दी जाती है और 4 महीने बाद उसे जर्नल से भर दिया जाता है। इस ठगी को रोकने के लिए मित्रों, हमारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और लोक मोर्चा, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2022 में एक पूरा रणखंभ होगा और वहीं से पूरे देश की राजनीति तय होती है उत्तर प्रदेश से। और जुम्मा 2022 के लिए लोक मोर्चा के 18 मंडलों के प्रोग्राम तय हो चुके हैं। बेइंसाफी भेदभाव के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ना हमें सत्ता की भूख, ना हम सत्ता के लिए लड़ रहे। सत्ता मेरे पास 3 बार मैं मंत्री भी रहा, सांसद भी रहा, अब इससे बड़ी तो कोई पंचायत है नहीं। बिल्कुल। तो मैं ये लड़ाई आप लोगों के लिए, आपके बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपका साथ मिला तो कामयाब होंगे। बहुत बहुत नमस्कार। ये थे हमारे नेताजी राजकुमार सैनी जी, जो साफ सीधे शब्दों में बोलते लेकिन सोचने वाले व्यक्ति है। आज आपको एक नेता की बजाय एक इंसानियत नजर आएगी, जो अपनी एक मोटिव को लेकर इस प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी अपना प्रचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।